आजकल लकी बिश जी, बांग्लादेश में तो जो आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, बड़ी संख्या में हिंदुओं पर वहां एट्रोसिटीज की खबर आ रही है। जो हिंदू वहां है अल्पसंख्यक, कभी ना कभी वो हमारा हिस्सा थे, हमारे देश का हिस्सा थे। और अभी यूनुस की जो सरकार है वहां पर, अभी बीते 1 महीने में 5 हिंदुओं की हत्या हो गई है। आप वहां इस घटनाओं को आप भारत के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा की तरह देख रहे हैं, या इसमें कुछ और साजिश की बू आती है आपको? मैम देखिए, बांग्लादेश को हम ले लेते हैं, पूरी जो भी मीडिया कवर करता है, देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर 10,000 लोग, 20,000 लोग रोडों पे ऊपर आ जाते हैं, आग लगाते हैं, एंटी इंडिया बातें करते हैं। पिछले 1 साल में हमने ऐसी कई तस्वीरें देख ली। नहीं देख ली ना। लेकिन आपने कितने लोग देखे मैम? 10,000, 20,000, 50,000, ये तो देखे। छोटा देश है। हाँ, 20-25 हजार ही देखे ना मैम। इसका मतलब कि ये दुनिया को दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ है मैम। आज भी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ है। हर जगह पर अच्छे लोग होते हैं। आज भी बांग्लादेश के अंदर बहुत लोग हैं जो चाहते हैं लोकतंत्र हो। अब होता क्या है कि जानबूझकर उन चेहरों को सामने लाना और हिंदुस्तान को भड़काना, यहाँ की जनता को भड़काना, हिंदू आदमियों की हत्या करना, इसमें बांग्लादेशी लोग इन्वॉल्व हैं। ये कोई बांग्लादेश के आम लोग नहीं है, ये है ISI के लोग, ये है डीप स्टेट के लोग। मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे कि साजिश ताकि होगा क्या, 5 हिंदुओं को मारा, इससे कौन भड़केगा? हिंदुस्तानी भड़केंगे ना। गुस्सा सही बात गुस्सा है ना मैम, मेरे को तो गुस्सा आता है इस बात लेकिन पर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या उन एजेंसियों को नहीं पता कि हिंदुस्तान इससे भड़केगा? या हिंदुस्तान मैम, जहां पर हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, दुनिया की किसी भी एजेंसी की सोच वहां से शुरू होती है। उन्हें पता है कि इनको मारा जाएगा, इनको जलाया जाएगा, हिंदुस्तान की जनता के अंदर क्या होगा? आक्रोश होगा, रिएक्शन होगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहेंगे खत्म कर दो ना 5 मिनट में बांग्लादेश को, क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी फौज है तुम्हारी, यही तो कहेंगे मैम। कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहेंगे कैसी गवर्नमेंट बैठी है यार, हमारे लोग मार रहे हैं और ये एक्शन नहीं ले रही। मैम, हमारे देश का काम है 147 करोड़ की हिफाजत करना, पहले प्रायोरिटी। हम मतलब उकसावे में हम नहीं आ रहे। मैम एक चीज बताइए, छोटा सा यूक्रेन है ना, मैं लोगों को यह समझाना चाहूंगा इस बांग्लादेश के माध्यम से, इतना सा यूक्रेन था, इतना ज्यादा, जिसे रशिया महज 2 घंटे के अंदर खत्म कर सकता था। भाई 3 साल हो गए युद्ध चलते चलते। तो वही लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस वॉर में आ जाए एक बारी। आपको जो ये वॉर नजर आ रही है, इसके पीछे 20 साल की प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर बांग्लादेश के अंदर ये हिंसा हो गई। 20 साल पहले से प्लानिंग चल रही होगी कि कैसे हिंदुस्तान को कमजोर करना। श्रीलंका कमजोर किया मैम, खत्म किया पड़ोसी। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। नेपाल की गवर्नमेंट इधर ही हो गई, बांग्लादेश पूरा हिल गया। आपके चारों साइड से घेर रहे हैं ना मैम। लेकिन वो चाहते क्या है कि आप इसमें जाओ, एक बार आप वॉर में जाओगे, आपको तो लगेगा यार कि मैं इसको 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। फिर आप क्या करोगे? 32 देशों से युद्ध करोगे मैम। आज रशिया यूक्रेन से युद्ध नहीं कर रहा है, पश्चिमी देशों से कर रहा है, 32 देशों से युद्ध कर रहा है। लोग बोलते हैं कि मैं कहता हूं कि आपको 32 देश नजर नहीं आ रहे जो रशिया के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो वेस्ट या डीप स्टेट चाहता ही ये है कि क्या एक बारी आ जाए। आपका इशारा अमेरिका की तरफ है मैम, चाहे अमेरिका हो चाहे MI6 हो, है ना मैम, चाहे डीप स्टेट हो इसके पीछे। आज मैम अमेरिका क्या बेच रहा है दुनिया के अंदर? वेपन बेचता है ना। 43% पूरे अमेरिका में वेपन है मैम, जो दुनिया के अंदर बिक रहे हैं, हथियार जो बिक रहे हैं। अगर वॉर होगा तो क्या होगा? हथियार तो खरीदने पड़ेंगे, चाहे दुश्मन से खरीदो, लेकिन फिर भी खरीदेंगे। चलो कोई देश भूखमरी में आ गया, अगर आपका देश दुश्मन देश अनाज बेच रहा होगा, आपको मजबूरी में अनाज तो खरीदना पड़ेगा ना मैम, क्योंकि जिंदा रहना है। सही बात है। तो लोगों को ये समझना है मैम। और मैम देखो, हम कब दुनिया में सबसे सुपर पावर बनेंगे मैम? जब देश की पब्लिक अपने सरकार के साथ खड़ी रहेगी मैम। तो बांग्लादेश के मामले में आप कह रहे हैं कि ये हमें भड़कना नहीं है, हमें उकसावे में नहीं आना है। हम तो क्या स्टैंड होना चाहिए? स्टैंड ले रहे हैं मैम, स्टैंड तो कर रहे हैं ना। आएगी बांग्लादेश में दोबारा लोकतंत्र आएगी मैम, मैं आपसे यहाँ कह के जा रहा हूँ। आज नहीं तो कल यूनुस खान यहाँ से भागकर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या, बांग्लादेश में मैम हिंसा फैलाई, क्या कहते हैं ये अपने इसका नाम क्या है, नाम भी भूल गया मैं इसका, जो एक हत्या हुई थी इसकी लड़के की, हाँ, उस्मान हादी। हाँ। ब्लेम किसके ऊपर लगाया था मैम? हिंदुस्तान के ऊपर लगाया था। उनकी एक ऑडियो रिवील हुई थी, उनके एक अधिकारी की ऑडियो, शायद मेरे ही चैनल के थ्रू, मेरे ही उसके थ्रू एक ऑडियो रिवील करी मैंने। वो ऑडियो रिवील करी तो बांग्लादेश के लोगों को पता चला कि यार हमारे नेता को मरवाने के पीछे ISI और यूनुस खान था। अगले दिन क्या हुआ मैम? उमर हादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनाउंस किया कि मेरे भाई के बताए ना मैम। तो हमारा चाहे बेशक हमें 2 या 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन हमने सच्चाई दिखाई ना कि इन्होंने ही अपने नेता को मारा और ब्लेम हमारे ऊपर लगाया है।
वो इलेक्शन टालने की बड़ी वजह इलेक्शन को टालने के लिए आगे मैम। तो आप एक भविष्यवाणी कर रहे हैं जो आपने नेपाल के संदर्भ में की थी, आप लोकतंत्र लाने की बात तारिक रहमान कर रहे हैं, तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? मजबूरी है मैम, देखो बांग्लादेश चाहता नहीं है, यूनुस खान कभी नहीं चाहता कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, ना CIA चाहता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझाता हूं। मैं बांग्लादेश के अंदर दो बड़ी पार्टी है, एक है अवामी लीग, BNP, ठीक है मैम। एक्चुअली क्या है, 35% जितने भी वोटर्स हैं बांग्लादेश के, वो किसके साथ है? अवामी लीग के साथ है। 35% वोटर किसके साथ है? BNP के साथ है। अवामी लीग चुनाव लड़ नहीं रही, अवामी चुनाव नहीं लड़ रही। तो अब जो वहां की जनता है, पिछले 15 साल से जनता शांत थी मैम, पब्लिक थी, पीस था, बहुत अच्छा संबंध है हमारे बांग्लादेश। तो आज भी बांग्लादेश के मैम 90% लोग जो है वो लोकतंत्र ही चाहते हैं। अब यूनुस क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? यूनुस खान क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? CIA क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? MI6, क्योंकि उनका मोहरा तो यूनुस है। वो नहीं चाहते कि BNP भी लोकतंत्र में आए। अगर कल BNP लोकतंत्र में आएगी तो तारिक रहमान की भी मजबूरी है हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने। इसके संकेत उन्होंने दिए है ना मैम। तो अब ऐसा नहीं है कि यूनुस खान दुनिया को कितना भी दिखाए, उसकी मजबूरी है इलेक्शन कराना, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यूनुस खान नहीं चाहता। ये लोगों को समझना चाहिए मैम। देखो हमारे को कोई मतलब नहीं है मैम, हमारी तरफ से चाहे तारिक रहमान इलेक्शन जीते, हमारे लिए एक लोकतंत्र वहां बहाल हो फिर से, और एक प्रधानमंत्री ऐसा हो जो भारत के साथ अच्छे संबंध रखे, ये तो हमारे लिए जरूरी है। हाँ, नहीं मैम, सबसे पहले बांग्लादेश का भला हो। एक्चुअली बांग्लादेश का अच्छा भला तो हो ही, क्योंकि ये उनके हित की बात है। उनके हित की बात है मैम। उनका भला कैसे होगा मैम? जब अपने पड़ोसी स्टेट से अच्छा रखेगा तो बांग्लादेश जब अपना भला चाहता होगा तो पड़ोसी राज्यों के साथ तो उसका अच्छा बनाएगा ना मैम। अब अमेरिका तो नहीं आएगा ना वहां से, पहले पड़ोसी ही काम आएगा। अमेरिका तो नहीं आएगा। अमेरिका तो कैसे यूज करेगा, या डीप स्टेट या MI6 कैसे यूज करेगा? जैसे यूक्रेन का यूज किया। अभी यूक्रेन के अंदर मैम वॉर खत्म हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम 20 से 40 साल लग जाएंगे मलबा उठाने में यूक्रेन का। इतना यूक्रेन के अंदर इतना मलबा आ चुका है, इतना मतलब इतनी बिल्डिंग है, इतनी तबाही हो चुकी है वहां पर। तो आप कह रहे हैं फरवरी में जब चुनाव हो जाएंगे तो बांग्लादेश में शांति बहाल हो जाएगी और हमारे रिश्ते फिर से बांग्लादेश में वैसे ही हो जाएंगे जैसे शेख हसीना के समय थे? जी मैम, देखो अच्छे रिलेशन होंगे, शांति होगी और आने वाले टाइम में मैम कभी ना कभी दोबारा, क्योंकि चाहे कितना भी प्रतिबंध लगा दें अवामी लीग के ऊपर, शेख हसीना दोबारा गवर्नमेंट में आएगी मैम। अच्छा, ये भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मैं प्रेडिक्शन नहीं मैम, मैं कह रहा हूं। नहीं, आपके प्रेडिक्शन सही होते, आप नोट करके देखो मैम, चाहे 5 साल के बाद, चाहे कभी भी ये गवर्नमेंट दोबारा आएगी। जनता की आवाज को सिर्फ दबाया जा रहा है मैम इस टाइम। कल आप इलेक्शन करवा दो मैम, कल आप शेख हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटा दो, कल दोबारा अवामी लीग आ जाएगी मैम। और शेख हसीना भारत से जाएंगी कैसे? नहीं, मैं कह रहा हूं अभी उनके लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। ये मैंने कहा प्रतिबंध उनके ऊपर से हट जाए, BNP पर से, अवामी लीग से प्रतिबंध हट जाए। आप मत बुलाओ शेख हसीना को, आप इलेक्शन करवाओ मैम, आपको रिजल्ट दिखेगा। और हम नहीं कह रहे यार, हम थोड़ा जा रहे हैं मैम, मैं तो वोट डालने नहीं जा रहा हूँ ना। आप ढाका गए थे अभी हाल में? नहीं अभी मैम ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि बांग्लादेश गया, लेकिन वोट डालने तो मैं नहीं जाऊंगा ना। मैंने पूछा अभी ढाका गए थे आप हाल में? अभी तो मुझे नहीं, अभी तो मैं यहीं पर हूँ इंडिया में फिलहाल। अच्छा, तो मैं तो इलेक्शन तो आज भी बांग्लादेश की जनता डालेगी ना मैम। हाँ, जनता तैयार है ना। हाँ। तो क्यों प्रतिबंध लगा रही है? चलो गवर्नमेंट मैम चाहे क्यों प्रतिबंध लगा रही है, चलो तुम वो शेख हसीना को नहीं चाहते कि दोबारा अवामी लीग आए, इसलिए उसमें चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। बिल्कुल, लेकिन ये क्यों? उन्हें बांग्लादेश से मतलब नहीं है मैम, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना। क्योंकि शेख हसीना के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, अच्छे रिलेशन थे। हिंदुस्तान धीरे धीरे तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा था। पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर देना मैम, यही प्लानिंग। और ये प्लानिंग 2-4 दिन की नहीं होती, मैं अभी भी कह रहा हूं मैम, कई सालों की प्लानिंग होती है। नेपाल में भी ऐसी प्लानिंग हुई थी। आपने नेपाल को लेकर एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया था कि वहां सरकार गिर जाएगी, वहां सरकार गिर गई। आप कह रहे हैं बांग्लादेश में तारिक रहमान PM बनेंगे, आप कह रहे हैं बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी होगी। तो ये प्रेडिक्शन हम मान के चल रहे हैं कि सच होने वाला है, क्योंकि लकी बिश जो बोलते हैं वो होता है। नेपाल के बारे में बताइए, नेपाल आप गए थे जब सरकार गिर रही थी, वहां रीजन क्या है? देखो वो सरकार किसकी थी मैम? वो चाइना की गवर्नमेंट थी। देखो ओली चाइना एक समर्थन था। एक्चुअली क्या हुआ मैम, मैंने उनकी कुछ चीजें रिवील करी थी। अगर आप देखो तो मैंने उनकी बहुत सारी चीजें रिवील करी थी कि कैसे उन्होंने बुद्धा एयरपोर्ट बनाने के लिए कैसे चाइना से फंड लिया, कैसे उस फंडों का दूसरी जगह यूज किया, कैसे उन्होंने वीजा कांड किया,
चाइना के अंदर, कैसे चाइना के अंदर केपी ओली पूरे चाइना मतलब पूरे नेपाल को एक चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। और लोगों ने क्या किया मैम, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, लोगों ने उस गवर्नमेंट को गिराया। देखो गवर्नमेंट तो वहीं के लोगों ने गिराई है ना, पब्लिक को पसंद नहीं आई गवर्नमेंट। जैन जी को आप बहुत पसंद आते हैं मैम, वहाँ के अच्छा यूथ है मैम, नेपाल का यूथ है मैम। आज भी अगर एक चीज मैं बताऊं, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ लोग नेपाल के हमसे थोड़े से नाराज है, कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, कुछ वो क्यों है मैम ये भी मैं बहुत सारे लोग नेपाल के क्वेश्चन पूछते हैं, भाई देखो कि वो कहते हैं कि हमने नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र को खत्म किया, ये लोगों का आरोप है। भाई हमने नहीं किया, आप पिछले गवर्नमेंट की बात मत करो, जब हुआ जिसने भी वहां कम्युनिस्ट लाया। हम तो हमारी तो बात हिंदू राष्ट्र की करती है ना मैम, गवर्नमेंट हमारे तो करते हैं ना। तो यार जो हम अपने देश में कर रहे हैं तो आपका क्यों हटाएंगे? आप उस नफरत को खत्म करो, आप पहले की नफरत को खत्म करो, 15-20 साल पहले की नफरत को खत्म करो, जिसने आपके वहां से हिंदू राष्ट्र को खत्म करने की कोशिश करे, जिसने मैम एक्चुअली नेपाल को क्या लगा कि एक गवर्नमेंट थी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट थी जिसने नेपाल के साथ जानबूझ के संबंध खराब करे। हिंदुस्तान और नेपाल का क्या किया, रास्ते को ब्लॉक किया गया, उनके यहाँ पर आने में बैन किया गया, उनको पेट्रोल देना बंद किया गया। तब पहली बार क्या हुआ, ये ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था, उसको चीन के करीब गए मैम। ये पिछली गवर्नमेंट का वो था मकसद कि कैसे भी करके नेपाल से हिंदू राष्ट्र को खत्म करना, कैसे भी करके नेपाल को क्या करें, हिंदुस्तान से दूरियां बनाना। तब नेपाल को पहली बार समझ में आया यार, हम तो 1950 से लेकर हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो मतलब भाई बहन भाई दोस्त का रिश्ता था हिंदुस्तान के साथ, तो हमने कहा हमने तो दूसरा ऑप्शन खोला ही नहीं। तब वो चाइना के करीब गए मैम। तो आज भी नेपाल के कुछ एक लोगों का तो ये कह रहे हैं हमारी पूर्ववर्ती सरकार, जो पहले की सरकार थी, उनकी गलतियों की वजह से नेपाल हमसे दूर गया। उनकी गलतियों की वजह से नेपाल हमसे दूर गया मैम। तो मैं यही कहूं कि आज भी नेपाल चाहता है कि हिंदू राष्ट्र है, हम हमेशा सपोर्ट में है मैम। लेकिन आप कुछ पिछली लोगों की वजह से हमसे नाराज हो रहे हो, हमारे से नाराज चल रहे हैं नेपाल के कुछ एक कि तुमने माओवाद को बढ़ाया, तुमने ये किया, तुमने रस्तों को ब्लॉक किया, तुमने हमारे हिंदू राष्ट्र को खत्म किया। हमने नहीं किया भाई, जिन्होंने हमारे देश को भी बड़ा अंधकार में ढाला उन्होंने तुम्हें भी किया। काफी गुस्सा भी देखा गया था जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, तो हमारे जो कई मीडिया कर्मी भी गए थे वहां, उन पर गुस्सा निकला मैम उन पर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई कि जितने नाराज तुम थे उतने नाराज हम भी हैं। तो आप कितने दिन नेपाल में रहे थे उस दौरान जब ये सरकार गिरी थी नेपाल में? नहीं मैम, जब सरकार गिरी तब मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी मैम, मैं क्या करूंगा वहां जाके, पहले सारा काम करके आ चुके। नहीं मैम, मैं नेपाल की देखो मैम, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। मैंने सिर्फ उन्हें बोला कि ऐसा होने वाला है करके, और मेरा फर्ज बनता है मैम अपने दोस्तों को बताना, अपने भाई लोगों को बताना कि भाई ये सिचुएशन है, ये चीज है। मैम अगर सपोज करो अगर मेरा कोई दोस्त है किसी घर में रहता है, यार मैं बोलूंगा यहाँ भूकंप आने वाला है तो देख ले थोड़ा सा, तो मेरा फर्ज बनता है ना अपने दोस्तों को सेव करना, पूरे राष्ट्र को सेव करना कि यार आपको इससे नुकसान हो सकता है। लकी बिश जी, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये बता दीजिए आप कि नेपाल का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? कौन अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और कौन ऐसा शख्स होगा जो चाहेगा कि भारत के साथ उसके संबंध पहले जैसे बहाल हो जाएं? मैम देखिए, अभी नेपाल बहुत शांत, अच्छा, उस प्रोटेस्ट के बाद आप देख सकते हैं नेपाल के अंदर कितनी शांति हुई है, और लोगों को समझ में आ गया, लोगों को एक चीज समझ में आ गया नेपाल के कि करप्शन नहीं चलेगा हमारे देश के अंदर। तो जब भी 5 मार्च को इलेक्शन होंगे, तो जहां तक है, ये मेरा व्यक्तिगत है भाई कि इसमें ये नहीं बोलना, मेरे व्यक्तिगत स्टेटमेंट हैं, जो मेरे रिसर्च है या हम लोग काम करते हैं। तो बालेंद्र शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। आप भले व्यक्तिगत कह रहे हैं लेकिन दर्शक बहुत गंभीरता से लेंगे इसको। आप बालेंद्र शाह का नाम ले रहे हैं कि वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? जी मैम, और शायद रवि वहाँ के अगले होम मिनिस्टर होंगे, और वो एक अच्छा लोकतंत्र लाने की कोशिश करेंगे। बालेंद्र शाह का नाम उस समय आया था काफी चर्चा में, जब ये प्रोटेस्ट हुआ था और सरकार गिरी थी, तो उस समय बालेंद्र शाह क्यों नहीं पीएम बन पाए? मैम एक्चुअली क्या वजह थी? नहीं मैम, पीएम बनना बालेंद्र शाह के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है ना मैम। हाँ। जनता किसको चुनेगी? ऐसे तो हमारे देश में भी हर आदमी चाहता हो प्रधान से लेकर विधायक या एमपी बन जाए। उस समय उनके नाम की काफी चर्चा थी और पहली पसंद बनकर उभरे थे वो। नहीं, पब्लिक क्या चाह रही है, मैं पब्लिक की बात बता रहा हूं मैम, कि इस टाइम नेपाल की जनता किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। मैंने सिर्फ वो बोला है कि नेपाल की जनता अभी जो 5 मार्च को जो इलेक्शन होंगे, उस 5 मार्च में बालेंद्र शाह को वहां का प्रधानमंत्री बनाएंगे वो लोग। तो काठमांडू के मेयर के तौर पर बालेंद्र शाह काफी पहले से पॉपुलर थे, तो क्या अभी इस दौरान जो प्रोटेस्ट के बाद से
और अभी तक में उन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है? मैम देखिए, अभी आपने इनका गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के साथ, आपने देखा होगा, युवाओं की पार्टी है। इस पार्टी के लिए मैंने पहले भी बोला है, अगर आप मेरे पहले भी नेपाल की सरकार गिरने से 2 महीने पहले मैंने इस पार्टी का जिक्र किया था। तो इस पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ है। शायद आप 2-4-5 दिन के अंदर ही, शायद अभी ये खबर कहीं भी नहीं है, शायद एक हफ्ते के अंदर एक न्यूज़ शायद दुनिया पर आएगी कि बालेंद्र शाह ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहीं से आप देख लेना। ब्रेकिंग न्यूज टाइम्स नाउ भारत डिजिटल पर लकी बिष्ट जी बता रहे हैं कि बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं उसके पद से इस्तीफा देने वाले हैं और वे जल्दी ही नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसा कि लकी बिष्ट जी कह रहे हैं। नया साल है और हम अक्सर ज्योतिष से बात करते हैं कि नए साल पर आप प्रेडिक्शन कीजिए, बताइए हमारी राशि में क्या है। तो बालेंद्र शाह यदि लकी बिष्ट साहब से मिल लेते तो शायद उनको बहुत सारी चीजें पता चल जाती। पाकिस्तान की भी कर ही लो मैम। हाँ। वैसे तो पाकिस्तान देख ही रहे हो आप क्या हाल चल रहे हैं पाकिस्तान के। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसके जो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया पाकिस्तान का। जी मैम। तो क्या इसको आए दिन मुनीर कुछ ना कुछ वहां से आपने सुना कि वो हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, ये जो बेवजह की जो बातें हैं और ये जो झूठे जो कहते हैं ना अपना दिखाना कि बड़बोलापन कि हमने भारत का ये गिरा दिया वो गिरा दिया, इतना झूठ क्यों बोलता है मुनीर? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो कहेगा यार आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि जब ये पॉडकास्ट लोग देख रहे होंगे, आज से 8-9 दिन पहले का एक वीडियो चेक करना, आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो इतने पॉपुलर हैं और वो कितने ब्रेव हैं। आज से 12 दिन 15 दिन पहले क्या होता है कि ब्रिटेन के पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर कुछ लोग धरना देते हैं, उसमें से एक औरत सिर्फ एक चीज बोलती है मैम, उस क्लिप को दोबारा सुनना। एक औरत बोलती है कि जैसे ज़ियाउल हक को प्लेन क्रैश में मारा, तुझे किसी दिन कोई कार धमाके में मारेगा। और बहादुर मतलब फील्ड मार्शल और नवाब शरीफ मैम, ये दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने चीफ ऑफ मतलब फील्ड मार्शल के लिए कहता सिक्योरिटी दे दो ब्रिटेन को। अब मैम जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है, हिस्ट्री में आपने कभी कोई ऐसा देश देखा है जो अपने जनरल के लिए कहता है कि मेरे जनरल को खतरा है, तुम सिक्योरिटी दे दो मैम? तो अब किस ऑपरेशन सिंदूर की बात हम बाद में करें? वो एक औरत की धमकी भी नहीं है मैम, एक औरत के नारे से उसकी हालत खराब हो गई मैम। कई बद्दुआएं हैं उनकी, तो बद्दुआओं से दिमाग खराब हो गया। तो ये देखे ना मैम, एक डर देखो आप। और अभी अमेरिका का दौरा है उनका, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि दौरे को भी बता नहीं रहे। शायद आपको 10-12 दिन के अंदर खबर मिलेगी कि आशिम मुनीर अमेरिका के दौरे में गए हैं करके। ये तो मुझे लग रहा है ये तीसरी चौथी पांचवी बार जाएंगे शायद। वो बार-बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बार-बार अमेरिका दौड़ रहे हैं। फिर तेल को लेकर के बात हो रही है पाकिस्तान के कि तेल अमेरिका का कोई तेल का खजाना मिल गया उनको। अरे मैम, वो तो आप ही जब बताओगे कहाँ कौन सा खजाना मिला है। खजाना ये है मैम कि आशिम मुनीर, पाकिस्तान की हिस्ट्री देख सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है मैम, आपको पता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर आर्मी ऑफिसर है पूरे वर्ल्ड में। दुनिया की किसी भी आर्मी को देख लो, जितना पैसा पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के पास है, धरती में इतना पैसा किसी के पास नहीं है, किसी आर्मी ऑफिसर्स के पास। तो आशिम मुनीर खूब है करप्शन मैम। इस बार तो एक ऐसा कि पाकिस्तान अपनी आने वाली हिस्ट्री में हमेशा याद करेगा कि हमारे फील्ड मार्शल आए थे एक आशिम मुनीर, जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन दे दिए मैम। इनकी चल रही है न्यूक्लियर वेपन की डील, जो कई सालों के बाद, शायद 5-10 साल के बाद लोगों को पता चलेगा कि हमारी धरती में एक फील्ड मार्शल हुए थे और हमें पता ही नहीं, हमारे वेपन सारे न्यूक्लियर वेपन अमेरिका से डील करके कहीं दूसरे देश पहुंच गए, किसी और को बेच दिए उन्होंने, किसी और को चले गए लेकर, हमारे न्यूक्लियर वेपन ही बेच दिए किसी ने। तो इससे बड़ा आप क्या दिखाओगे मैम? तो पाकिस्तान तो झुनझुना बजाता रहेगा। वो जो न्यूक्लियर वेपन्स की बार-बार धमकी किधर भपकियां दी जाती हैं, वो बाद में ना पता चलेगा मैम कि आशिम मुनीर ने वो डील कर दी। ये ट्रम्प के साथ मिलकर डील कर ली मैम। ये चाहे ट्रम्प के साथ हो चाहे CIA के साथ हो मैम। देखो ट्रम्प तो क्या होते हैं 5 इयर्स के लिए आते हैं, है ना, चाहे इससे पहले बाइडेन आए 5 साल के लिए, चाहे बराक ओबामा आए, एजेंसी हमेशा एजेंसी रहती है। तो पाकिस्तान और अमेरिका का गठजोड़ आप कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन के लिए हो रहा है? ये अमेरिका ने कहीं और डील करा दी पाकिस्तान की? नहीं मैम, देखो अमेरिका को खतरा है न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान के। खुद ही न्यूक्लियर वेपन दिए, खुद ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, लेकिन आज वो भस्मासुर हो गया। दिक्कत है ना पाकिस्तान से नहीं है, दिक्कत है आसपास के देशों से, तालिबान, अफगानिस्तान, कि कहीं ये वेपन इनके हाथ में ना लग जाए, इसलिए पाकिस्तान से छीन लो। कि अब छीनने से तो छीन नहीं सकता ना मैम, छीनने से तो छीन नहीं सकता, लेकिन कैसे बार बार उनको बहला फुसला कि उन वेपन। दिक्कत है अमेरिका को खुद की सेफ्टी पहले। अमेरिका दुनिया में वो देश है मैम
जो पहले खुद आतंकवाद तैयार करता है, खुद मुजाहिदीन बनाता है और लास्ट में मिटाता भी उन्हीं को है। अगर आप बिन लादेन की हिस्ट्री देखो, बनाने वाला कौन था? अमेरिका था ना। दुनिया में मुजाहिदीन किसने तैयार करे? अमेरिका ने किए। IS किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया मैम। दुनिया के अंदर किसी भी तालिबान किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया ना मैम। आप हाफिज ले लो, मौलाना मसूद अजहर ले लो, सबको किसने तैयार किया? अमेरिका ने तैयार किया ना मैम। वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया, उस कार्रवाई को कैसे देखें? मैम बिल्कुल, अमेरिका की एक पॉलिसी है, अब दोनों का पैटर्न लगाना। बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिराई, बिल्कुल गिराई। किसको दिया? जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। सेम अभी वेनेजुएला में किसको मिला है? नोबेल पुरस्कार। आप दिमाग देख रहे हैं पैटर्न। लेकिन वो अभी तक उनको सत्ता नहीं सौंपी। देने उसी को है ना मैम, आज नहीं तो कल सत्ता सौंप देंगे मैम। अच्छा, आप कह रहे हो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो अभी जो जिनको मिला है, उनके हाथ में सत्ता, मारिया के हाथ में सत्ता जानी है उनकी, अमेरिका की। ऐसा नहीं है, वेनेजुएला तो अभी दिख रहा है मैम आपको। 1989 के अंदर कौन सा देश है मैम, मेरे दिमाग से उतर रहा है, बेलेना कोई देश है, जस्ट मेरे नाम से उतर गया। सेम अमेरिका ने क्या किया मैम, उनके राष्ट्रपति को भी कैप्चर किया, लास्ट में जेल डाला और जेल के अंदर खत्म हो गए। 2003 में इन्होंने क्या किया? सद्दाम हुसैन को उठाया, फांसी दी। 2022 में इन्होंने क्या किया? ये एक और प्रेसिडेंट को उठाया। वो तो इनका यही है मैम, और ये भी जेल चले जाएंगे, कभी बाहर आएंगे नहीं मैम। तो आप कह रहे हैं कि ये नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सत्ता सौंप रहे हैं, अमेरिका सौंप रहा है दुनिया को। ये मैम वो नोबेल पुरस्कार दुनिया के लिए है। अच्छा मैम, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ किया, पूरी दुनिया में किया मैम, पूरे वर्ल्ड में किया। मैं कहता हूँ शायद महात्मा गांधी जी, चाहे कुछ भी हो, बोला एक अहिंसा की तो बात करी ना, माने जाते महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी माने जाते। उनको क्यों नहीं दिया नोबेल पुरस्कार में दुनिया के अंदर? ये बताइए ना मैम। ये शांति पुरस्कार, ये दिखाना सिर्फ दुनिया को, ये सारे के सारे क्या हैं? ये CIA के एजेंट है मैम। तो ये ट्रम्प जो खुद शांति पुरस्कार लेना चाह रहे थे, नोबेल का शांति पुरस्कार, जो इस तरह की जो कार्रवाई की है जो उन्होंने वेनेजुएला में, ये इसका दुनिया भर में विरोध हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि रूस और चीन ने इसका विरोध किया है, और भी कई देश इस पर चुप हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका विरोध है एक तरह से। तो ट्रम्प के इस तरह के कार्रवाई, अमेरिका की कार्रवाई में मैं कहूँ कि ये तानाशाह वाला रवैया नहीं है इनका। मैम दुनिया का एक दस्तूर है मैम, ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए कि दुनिया में अगर सेफ रहना है तो ताकतवर बनो मैम। ताकतवर के लिए दुनिया में कोई लॉ नहीं लगते हैं मैम, उसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं लगता, कोई इंटरनेशनल कानून नहीं लगता, कोई मानव अधिकार नहीं लगता। अगर खुद को और अपने देश को बचाना है तो पहले एक चीज़ समझ लो, ताकतवर बनना है। ताकतवर कैसे बनोगे मैम? आपकी इकोनॉमी सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए मैम। तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था तो बन ही गए, बन रहे हैं, तभी तो डिस्टर्ब हो रहा है ना मैम। तो आप क्या कहना है कि जैसे जैसे हम पायदान पर ऊपर जाएंगे तो और दिक्कतें आएंगी? निंदा सब करेंगे, देखो क्या होता है, निंदा सब करेंगे, एक्शन कोई नहीं लेगा। हम भी करते हैं ना, दो लोग पीट रहे होते हैं या दो पीट रहे होते हैं, हम कहते हैं बहुत गलत हुआ तेरे साथ, लेकिन हम नहीं जाते बीच में। दुनिया में कुछ भी होगा निंदा सब करेंगे मैम, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। आपको स्टैंड लेते, स्टैंड आपको खुद लेना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी सीख जाओ हम सबके लिए अच्छा है, बस कि जो करोगे आप खुद ही करोगे, निंदा पूरा विश्व करेगा मैम। क्यों मैम? फिजी की गवर्नमेंट गिरी थी, रबुका ने गवर्नमेंट गिराई थी ना फिजी की, एक लोकतंत्र को खत्म किया था। निंदा तो पूरी दुनिया ने करी मैम, पूरी दुनिया ने निंदा करी ना। लास्ट में फिजी में लोकतंत्र कौन लाया? लोकतंत्र हम ही लाए मैम, हिंदुस्तान ही लाया, महेंद्र पाल चौधरी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर। अभी आप भारत के हम रणनीतिक सुरक्षा की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा खतरा बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है या CIA से है? मैम देखो, ये तो प्रॉक्सी है मैम, मोहरे कभी खतरा नहीं होते मैम। मोहरे मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान मोहरे हैं। मैं बांग्लादेश क्या करेगा मैम? मुझे एक चीज बताओ ना, बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को हमने ही आजाद करवा के उनको दिया है मैम, वो क्या करेगा? इतना सा पाकिस्तान क्या करेगा मैम? ये है एक प्रॉक्सी। आप पाकिस्तान को इतना सा बता रहे हैं, पाकिस्तान सुनेगा तो कहेगा लगे बीच हमें इतना सा बता रहे हैं। अरे मैम इतना सा पाकिस्तान है मैम, है ना? इतना जो एड फंडिंग पर जिंदा है, जो इनकी एड फंडिंग बंद कर दो मैम, कल पाकिस्तान खत्म मैम। एड फंडिंग पर तो जिंदा है मैम। ये इन्होंने क्या बोला कि हम भूसे की रोटी खा लेंगे लेकिन क्या करेंगे, न्यूक्लियर बनाएंगे। अब भूसे की रोटी खा रहे हैं ना कई जगह मैम, कई बार आटा भी नहीं मिलता इनके बीच में। मैम वही सत्य हो गया ना। तो खतरा इनसे नहीं है, खतरा है मैम जो बैक में बैठे हुए हैं, जो पीछे से बैठे हुए हैं, जो करोड़ों की फंडिंग इनको देते हैं सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए। ये तो हमेशा मोहरे और आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश सही हो जाएगा तो सब कुछ कोई दूसरा आ जाएगा मैम। तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आप RNAW में रहे हैं, आप अभी भी मुझे पता है कि आप खास मिशन पर हैं, तो ये
इन जो आप कह रहे हैं जो मोहरे के पीछे जो बैक में जो सपोर्ट है, उनके लिए किस तरह से उनको शांत रखने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? मैम देखो, काउंटर अटैक करने के लिए, मैं काउंटर अटैक से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप वेपन्स लेकर, नहीं समझ गया। वो यदि भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो हम उसका काउंटर कैसे करते हैं? मैम काउंटर ही कर रहे हैं मैम। आज एक चीज बताइए, पूरा मिडिल ईस्ट हिला पड़ा है। आज आप रशिया यूक्रेन देख रहे हैं, आप आज सीरिया देख रहे हैं मैम, आज आप इजराइल को देख रहे हैं। डिस्टर्ब है ना, इजराइल भी लगातार चल रहा है, कभी ईरान के साथ, कभी गाजा के साथ। ईरान भी बहुत डिस्टर्ब है, सब डिस्टर्ब है ना। आप अमेरिका भी डिस्टर्ब है ना मैम। अमेरिका क्या बोल रहा है, मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। डिस्टर्ब है, क्यों डिस्टर्ब है? अपनी सेफ्टी को लेकर। उसको भी दिक्कत है कहीं रशिया अपना बेस ना बना ले वहां तक, तो कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मैम आज भी आप बाहर चले जाओ, सुबह से लेकर मैं कह रहा हूं चलो आप 1 महीना घूम लो कश्मीर से कन्याकुमारी, आपको कोई आदमी डिस्टर्ब नहीं दिखेगा मैम। सब अपना काम कर रहे हैं, शांति से जा रहे हैं, क्योंकि जितनी टेंशन है ना मैम वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज वो इस देश के लीडर ने ले रखी है। वो टेंशन नहीं आने दे रहे, तो इससे बड़ी सिक्योरिटी की गारंटी क्या होगी मैम? 24 घंटे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेकिन सारी टेंशन उन्होंने ले रखी है ना मैम, हमारे लीडर्स ने ले रखी है। तो जब आप खुल के बिल्कुल हम बढ़िया तरीके से आप पॉडकास्ट कर रहे हैं मैम, इतनी बढ़िया तरीके से, क्या हमने कोई सिक्योरिटी लगाई है बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आपकी गाड़ी का नंबर कौन सा है। मैंने पूछा भी आपसे, तो ये आपने बताया नहीं मुझे। तो हम बिल्कुल सेफ हैं, हम कभी टेंशन, आप आराम से अपने घर जाते हैं कल भी, और आप कल के लिए आप कल दोबारा क्या कहते हैं टाइम्स नाउ में आते हैं, आपको शाम को पता होता है ना टाइम्स नाउ में आ रहा हूँ। बिल्कुल, हमें तो कोई खतरा नहीं है। बांग्लादेश में पूछ लो, पाकिस्तान, उनको कहता है पता ही नहीं है कल जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते, तो इसको बोलते हैं खतरा मैम। अभी आप जो अपने खतरे की, अपने देश में के अंदर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक ऐसी घटना हुई है जिसका मुझे लगता है कि आज चूंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसका जिक्र भी जरूरी है। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, उसमें 2 आरोपी थे, उमर खालिद और शर्जील इमाम। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। उसके बाद जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ और कुछ ऐसे अभद्र आपत्तिजनक नारे दिए गए वहां, जो मैं नहीं बता सकती। आप इस जेएनयू जो एक बहुत बड़ा उच्च शैक्षणिक संस्थान है, वहां इस तरह की नारेबाजी को लेकर आपकी क्या राय है? मैम देखिए, जो भी 2 जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो तो हमारे देश के कानून ने कोई ना कोई एविडेंस देखकर, देखो ना तो मैंने उसकी चार्जशीट पढ़ी है मैम, ना मुझे पता है कि चार्जशीट में क्या लिखा गया है। यूएपीए के तहत जो भी उनके ऊपर मुकदमा लगा है, तो कानून अपना काम कर रहा है मैम, ठीक है। अगर जो भी एविडेंस अगर 1 साल के बाद वो देते हैं, अगर एविडेंस गवर्नमेंट को लगता है, तो कानून न्यायपालिका अपना काम कर रही है। ना तो हमारे को, ना तो मुझे अधिकार है, ना दुनिया हिंदुस्तान में किसी को भी अधिकार है कि न्यायपालिका के काम में दखल दे मैम। और रही बात जेएनयू की बात मैम, कि वो नारे लगाएं, तो आप ये सोचिए मैम कि मैं लोगों से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ये बात सुने कि एक कॉलेज, एक जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं एंटी इंडिया को लेके कुछ भी, और ये लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप है, तानाशाह। यार पल भर के लिए सोचकर देखना कि एक आदमी, कुछ लोग इसी देश के अंदर रहकर इसी देश के खिलाफ नारे लगाते हैं और रात को आराम से अपने घर में सो रहे हैं, फिर आप बोलते हो तानाशाह। यार मैं इस बात में विश्वास, ये नारा लगा के दिखा दो ना चाइना में, अगर आप सच में हो, एक नारा लगा के दिखा दो चाइना में, चाइना तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम्हारे डीएनए को खत्म कर देगा। चाइना बोलता है कि यार ये गड़बड़ नहीं है, इसका चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा सबका डीएनए खत्म है, सबको खत्म कर दो, और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, और यहाँ आके बोलते हैं कि हम तानाशाह हैं मैम। और शाम को अभी उनसे जिन्होंने कल नारे लगाए होंगे मैम, अभी बैठ के कहीं उनकी पार्टी चल रही होगी, क्योंकि शाम को फिर उन्होंने और चीजें करनी है ना, कहीं बैठ के कॉफी पी के शाम के नारे की तैयारी कर रही होगी, और फिर बोलेंगे यार यहाँ तानाशाह चल रहा है, तानाशाह चल रहा है करके। मतलब डबल स्टैंडर्ड आप देख रहे हो। तो ये हिंदुस्तान की पब्लिक समझे इस चीज को, किसको तानाशाह बोलते हैं मैम? रूह कांप जाएगी मैम कि तानाशाह होता क्या है। जब इमरजेंसी लगी थी तब पूछो लोगों से, तब समझ में आएगा तानाशाह क्या होता है करके। इतने बजे दूध के लिए लेने के लिए निकलोगे तो इतने बजे निकलोगे, इतने बजे घर के दरवाजे बंद होने चाहिए, 4 लोग नजर नहीं आने चाहिए एक साथ। ये रोड, इस रोड के बीच में एक मोहल्ला आ रहा है, इस मोहल्ले को ही खत्म कर दो। ये था मैम तानाशाह। तो अच्छा लकी बिश जी, आप ये बताइए कि आपने कई मिशन को अंजाम दिए हैं, आप इजराइल में रहे, अभी आप इजराइल को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? वहां पे मोसाद के साथ आपने काम किया, कोई डायरेक्ट आपका उनके साथ कोई
आपकी बातचीत होती रहती थी मोसाद के लोगों के साथ? मैम देखिए, किस एजेंसी के साथ हमने और कंबाइंड मोसाद ऑपरेशन कैसे काम करती है, थोड़ा इस बारे में भी बताइए। मैम देखो, हर एजेंसी का अपना काम होता है। देखो, एजेंट का एक ही काम होता है मैम, दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, अपने एनिमी को दुनिया में किसी भी कोने में हो उसको खत्म करना मैम, अपने देश की सुरक्षा के लिए। ये दुनिया की चाहे मोसाद हो, चाहे MSS हो, MI6 हो, CI हो, RNW हो, सबका वही काम है कि अपने एनिमी को खत्म करना। प्रोसीजर कोई आदमी दिखा देता है, कोई एजेंसी डिस्क्लोज कर देती है, कोई एजेंसी डिस्क्लोज नहीं करती है। तो रही मोसाद के साथ मैम, मोसाद का काम करने का मैम, देखो हमारे को कुछ एक लोगों की अच्छी चीज सीखनी भी चाहिए या बुराई चीज सीखनी भी चाहिए। हमें दुनिया में उन देशों से सीखना चाहिए जो देश कभी भी उनके देश के ऊपर बात आ जाती है तो वो देश उनका हर नागरिक एक हो जाता है मैम, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। उनका नागरिक दुनिया में किसी भी कोने में हो, वो अपने देश के साथ खड़ा हो जाता है। हमने देखा जब हमास ने अटैक किया था तो दुनिया भर में जितना जहां इजरायली थे वो सब वहां पहुंच गए। और तो देखो, दुनिया की कोई भी एजेंसी कब फ्रीली काम करती है मैम, जब देश की जनता, आम पब्लिक उन पर भरोसा करे, उनका साथ दे मैम। एक आदमी 24/7 आवर मैम ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद वो एक ऑपरेशन में जाता है, एक ऑपरेशन में वो शहीद हो जाता है, 2 आतंकवादी भी मारे जाते हैं, आप आतंकवादी के लिए मानव अधिकार लेके आ जाते हैं मैम। तो जो उनके मानव अधिकार की बात कर रहा है, हमें उनको लेके दुख नहीं होना चाहिए कि ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि वो एजेंट है दूसरे मुल्कों का, उसका घर का चूल्हा तक विदेशी फंडों से चलता है। आप मुझे एक चीज बताओ मैम कि आज लोगों के धरने लगते हैं, लोग 2-2 महीने तक धरने में बैठे रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना मैम, अगर मैं 5 दिन काम नहीं करूँ ना तो मुझे मेरे रेंट की टेंशन हो जाएगी कि यार लक्की 20-4 महीने में रेंट देना है, कैसे मुझे मेरी गाड़ी की EMI भरनी है, मैं कैसे भरूंगा। 1 तारीख को मेरी गाड़ी की EMI कट जाएगी, मुझे महीने में मेरे घर का रेंट देना है, मैं कैसे दूंगा। जब मुझे टेंशन हो रही है तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2-3 महीने तक जो लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उनके घर का खर्चा कौन चला रहा है, सिर्फ इतना बताओ। अंबानी के परिवार के तो है नहीं, मुझे लगता है अंबानी का परिवार का उनमें से एक भी नहीं होगा, आम आदमी तो होंगे ना। शाहीन बाग प्रोटेस्ट की बात चाहे दुनिया में जो भी स्टेप के प्रोटेस्ट चलते हैं, सिर्फ उनका घर का खर्चा कौन चला रहा है मैम, कौन है जो डेली इतने लोगों को लेके वहां पर आ रहा है, ये सब चलता है मैम विदेशी फंडों से। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता हम किस चीज का धरना कर रहे हैं। आप उनमें से एक आदमी को उठा के देख लो मैम, उस भीड़ में से, और उससे पूछो यार तुम ये धरना किस चीज का लगा रहे हो, उसको पता ही नहीं हो। बोला उन्होंने बोला है कि देश के खिलाफ, देश हमारे, उन लोगों को कुछ नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं मैम। मैं मोसाद की बात कर रही थी। मोसाद के साथ क्या आप जो कह रहे थे कि कुछ अच्छी चीजें यदि हो तो हमें सीखनी चाहिए, मोसाद की ऐसी कौन सी चीज है जो आप कह रहे हैं कि सीखने वाली है? वो एजेंसी कैसे काम करती है? हमने अभी तक बस सुना है, आप वहां रहे हैं, आपने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा होगा, थोड़ा बताइए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक स्पाई है एली कोहेल, वो कोई स्पाई नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं मैम, शायद 1960 के अंदर समथिंग वो मोसाद को ज्वाइन करते हैं, सीरिया जाते हैं। सीरिया जाने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को चेंज करवा देते हैं, एक नया प्रेसिडेंट खड़ा कर देते हैं, और खुद इस सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे महज 5 साल के अंदर मैम। 5 साल में अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, आप किसी प्रधान को नहीं हटा पाओगे ढंग से। अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं बोलूँ तमिलनाडु में जाके किसी प्रधान को हटाना है, तो वहाँ अपने ही देश में मुझे प्रधान को हटाने में मुश्किल हो जाएगी, वो दूसरे देश में जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को चेंज कर देते हैं मैम। अगर इस बात में कभी सोचो कि आप अपने दुश्मन मुल्क के अंदर जाके वहाँ के राष्ट्रपति को बदल देते हो, दूसरा राष्ट्रपति खड़ा कर देते हो महज 5 साल के अंदर, तो क्या देशभक्ति होगी मैम, क्या देश का सपोर्ट होगा मैम। और लास्ट में उनको फांसी में लटकाया गया, शायद 24 घंटे तक उन्हें फांसी में ही लगाया मैम। लेकिन हमास को खत्म करने में मोसाद को लंबा संघर्ष करना पड़ा। अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि हमास अभी भी है सक्रिय, उसके कई जो नेता हैं वो मारे गए, लेकिन फिर भी हमास सक्रिय है। तो मोसाद को यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम देखो, सेम चीज है कि मोसाद भी अकेला हमास से नहीं लड़ रहा है, उस हमास के पीछे भी तो बहुत देश है ना मैम। हमें सब सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है मैम। हम देखते हैं कि छोटा सा, चलो हम देखते हैं मौलाना मसूद अजहर, हम देखते हैं हाफिज सईद, ये छोटे से आतंकवादी, इनको महज कहते हैं इनको क्यों नहीं खत्म कर देते, क्योंकि ये दिख रहे हैं फ्रंट में, इनके पीछे बड़ी लॉबी है। ये सवाल तो है इनको खत्म क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लॉबी बड़ी है ना मैम, इज द बिग लॉबी जो इनको छुपा के रखती है, जो तैयार करती है इनको, जो हर दूसरे दिन क्या करती है, एक नया आदमी तैयार कर देती है मैम। तो मेन चीज है वो लॉबी मैम, और वो लॉबी इतने वाइट हैं कि आपको लगता है तो दुनिया के महान लोग हैं मैम।
उनके अगेंस्ट में मैं भी बात करूं तो आप तो मुझे गालियां देना शुरू कर दो। कल मैं उनके बारे में बोलूं, बोले यार क्या बात कर रहे हो तुम, किसके खिलाफ बात कर रहे हो? क्योंकि वो दुनिया के इतने बड़े लोग, इतने अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमास के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है जो पावरफुल देश जो उसे सपोर्ट करता है। मैम आपके करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क आपके लिए कौन सा रहा? कौन से देश में आपको लगा कि यहाँ ये मिशन मेरे लिए टफ है? नहीं देखो मैम, किसी भी देश के अंदर मिशन करना टफ नहीं है मैम। देश के अंदर मिशन करना मैम, वहां पर कौन से मेरे ऊपर लॉ लग रहे हैं, 2-4 गलती भी कर दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे टफ है मैम कि अपने ही देश के कुछ लोगों को समझाना, वो ज्यादा टफ है। वो बहुत इजी काम है यार, जाऊंगा पहले से पूरा का पूरा, हमारे पास एक मैप है, जीआर है, एनिमी का हाइड आउट है, पूरी की पूरी सपोर्टिंग टीम मेरे साथ है, गया अपना ऑपरेशन करके खत्म करके आ गया। इज द इजी, ये तो इसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। लेकिन एक आदमी को ये समझाना भाई तुम गलत कर रहे हो, वो बहुत मुश्किल है। कि ना तो मैं उसे मार सकता हूं मैम, कि मेरे देश का ही नागरिक है ना, मार भी नहीं सकता, तो उसे समझाना कि जो तुम स्टेप ले रहे हो भाई ये हमारे देश के अगेंस्ट है, इसमें कितना फर्क पड़ेगा इस देश के अंदर, वो सबसे मुश्किल काम है मैम। दिल्ली ब्लास्ट में आपने देखा कि कई डॉक्टर्स के तार इसमें जुड़े, कि जो डॉक्टर्स जिसने हमला किया वो खुद भी मतलब एक फिदायीन था वो। तो इस गठजोड़ को आप कह रहे हैं कि अपने देश में ही लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है, तो जब अपने ही देश के लोग टेरर एक्ट में शामिल हो रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को के लिए मतलब इनकी पहचान हम कैसे करें? ये स्लीपर सेल है, ये दूसरे वेश में होते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, पेशा कोई और होता है, लेकिन जो स्लीपर सेल हम जैसे कहते हैं कि वो अपनी पहचान छुपा के काम करते हैं, अपने देश में समझाना और ये स्लीपर सेल की पहचान करना, ये कितना मुश्किल काम है? आप कैसे पहचानते हैं किसी स्लीपर सेल? बहुत ईजी है, आप भी पहचान लोगे। बहुत ही ईजी है लोग, कि अगर आपको कैसे लगेगा कि ये आदमी साला आगे चल के एक आतंकवादी बन सकता है, ये स्लीपर सेल हो सकता है, देश को नुकसान पहुंच सकता है, बहुत ईजी तरीका। आप सिविलियंस के लिए आप एक काम करो मैम, आज आप सिर्फ शाम को एक वीडियो डाल दो और बोलो भारत माता की जय, है ना, हमारे संविधान जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद। नीचे 100 कमेंट्स आएंगे मैम, उसमें से 5 कमेंट पढ़ लो जो कहते हैं कि किस बात का देश, तो समझ लो कि कितनी नफरत है उसके अंदर। ये शुरुआत है, आपको कुछ नहीं करना, उन 100 में से उन 5 लोगों को फाइंड आउट कर लो जो इसके अगेंस्ट भी बात करते हैं। किस किस संविधान की बात कर रहे हो? यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, है ना मैम, यहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और बोलते हैं कि संविधान की बात कर रहे हो। तो आप यहीं से सोच पकड़ लो, ये आदमी को आतंकवादी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे ट्रैक करते हैं ISI, CIA, MI6। वो कोई ऐसा नहीं है कि MI6 ने अपनी पूरी टीम भेजी होगी या ISI ने टीम भेजी होगी। वो क्या करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं मैम, आज कैसे इन डॉक्टरों को ट्रैक किया, आज हमने बात करी, हम देश हित के बात में बात कर रहे हैं, इसमें से 1000 कमेंट आएंगे, 10 कमेंट तो सिर्फ होंगे मुर्दाबाद, ये गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एवरीथिंग। एक पोस्टर से पकड़े गए थे जब ये जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगे। पोस्टर, तो एक पोस्टर से ना मैं यही, इन कमेंटों में क्या होता है, सपोज करो ISI क्या करती है, 5 कमेंट को देखती है कि ये कमेंट तो साले बड़ी नफरत कर रहे हैं यार देश से। ISI क्या करती है, ISI का पूरा विंग है, उस आईडी को ट्रैक करती है और उसके हर कमेंट को पढ़ना शुरू करती है, उसके हर पोस्ट को पढ़ना शुरू करती है, कम से कम 2 महीने 3 महीने साल भर भी क्या करती है, उस आईडी के ऊपर नजर रखती है। ISI को लगता है तो भस्मासुर है इसी देश के अंदर। तब पहली बार वो लोग क्या मिलते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, इनके विचारों को समझते हैं, उन विचारों को जो 90% विचार खराब हैं उसमें 10% अपना लगाते हैं और एक आतंकवाद तैयार करते हैं मैम। ISI ऐसे काम करती है, दुनिया के सब लोगों का यही तरीका है। हमारी एजेंसी ऐसे कमेंट करने वालों को छांट के पकड़ती है। आज मैम बिल्कुल, जो भी अगर ऐसा लग रहा होगा, आज हमारे देश की सिक्योरिटी विंग, हमारी देश की जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वो सब के सब हर उस एंटी एलिमेंट को 24/7 ओवर ट्रैक कर रहे हैं जो इस देश को नुकसान करने के बारे में सोच भी रहा होगा। मैम आप बड़े मिस्टीरियस से क्यों लगते हैं मुझे, बड़े रहस्यमयी लगते हैं। आपसे जब भी बात करूं तो आप बड़ी जल्दी में होते हैं, किस बात की जल्दी होती है आपको? मैम देखो, दुनिया में और भी काम है, यहाँ से जाऊंगा कोई और काम है, तो देखो टाइम तो हर आदमी, मतलब ऐसा नहीं है मैम, वक्त तो देखो, मैं आपको चलो मेरी छोड़ दो मैम, एक कॉलेज के लड़के को भी आप बोलो कि मैम थोड़ा सा जल्दी जाना है, चाहे उसको कहीं भी जाना होगा, काम के लिए जाना होगा, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होगा, XYZ किससे मिलने जाना होगा, कोई अगला काम होगा किसी भी आदमी का।
तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं पूछूंगी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैम गर्लफ्रेंड आप एक चीज बताओ, शादी हो गई अब? नहीं मेरे जैसे आदमी की गर्लफ्रेंड बनेगी मैम, आप खुद ही बताओ। क्यों नहीं बनेगी? आप तो इतना पसंद करते हैं लोग आपको, तो कोई ना कोई उसमें से ऐसी होगी जो आपके जीवन साथी बनने लायक हो, या जो आपको बहुत पसंद करती हो। मैम वो 2 ही दिन पसंद करेगी, चौथे दिन से तो बात उसको लगेगा कि इंसान तो एक बार ही मैसेज करता है गुड मॉर्निंग और रिप्लाई करता है 6 दिन के बाद, है ना मैम। तो 6 दिन के बाद जब मैं उसको रिप्लाई करूंगा तो शायद तो रिलेशनशिप बनने से पहले टूट जाएगा ना मैम। तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी लाइफ में? नहीं मैम, ऐसा नहीं मान सकते। नहीं मैम, गर्लफ्रेंड वगैरह तो होता तो ओपन ही हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। और मैम इनसे भी देखो, मैंने आपको क्या बोला, इनसे भी हटकर और भी बहुत चीजें हैं जीवन के अंदर। आप गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बना रहे कि आपको थ्रेट आ रहे हैं दुनिया भर से, वो और ये थ्रेट कौन भेज रहा है आपको? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, तो ये धमकी कहाँ से आते हैं? आपको जान से मारने की धमकियां कहाँ से मिल रही हैं? मैम देखिए, जो चाहे हम लोग बात अगेंस्ट नहीं करते मैम, हम तो सिर्फ वो बात करते हैं जो जनता को पता होनी चाहिए, सच बोलते हैं। हाँ। और देखो जो भी धमकी देते हैं, चाहे वो एक फ्रंट में एक टेररिस्ट आता है, लेकिन टेररिस्ट के पीछे कौन होते हैं मैम? दुनिया की एजेंसीज होते हैं। एजेंसी कभी डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी किसी को भी। अब देखो MI6 मेरे को डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी, CIA डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी, DGFI डायरेक्ट थ्रेट नहीं देगी। वो क्या होता है, एंटी एलिमेंट्स को आतंकवादियों के माध्यम से क्या करते हैं, थ्रेट देते हैं, फ्रंट सामने आतंकवादियों को रखते हैं मैम, है ना। तो ऐसे थ्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। देखो वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है थ्रेट देना, इसलिए तो आतंकवादी बने ना मैम। हमारा अपना काम है मैम, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं मैम। आपको डर नहीं लगता? नहीं मैम, डर किस चीज का मैम? एक क्वेश्चन मैम। धमकी जिस तरह से दी जाती है आपको, मतलब उससे कोई मतलब डर किस चीज का? लेकिन चलो धमकी भी कोई आदमी देगा, डर किस चीज का मैम? जान के जाने का। मैम मुझे संसार का वो व्यक्ति बता दो जो नहीं मरेगा मैम। सबको मरना है। तो फिर मैम आपको संसार में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं मरेगा। तो आप इन धमकियों की परवाह नहीं करते? बिल्कुल नहीं मैम। कोई आपके साथ कोई सुरक्षा नहीं होती? मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी एजेंट, धरती का कोई भी एजेंट मैम किसी थ्रेट से नहीं डरता मैम। वो थ्रेट से डरेगा तो एजेंट ही नहीं बनेगा मैम। तो एक मजबूत एजेंट बनने के लिए, जासूस बनने के लिए फियरलेस होना जरूरी है। आप काम ही नहीं कर पाओगे मैम, बिल्कुल। आप एनिमी के एरिया में हो मैम, जहाँ अगर हल्का सा भी आपके फेस पर थ्रेट आ गया तो आपको दूसरा एजेंट पहचान लेगा कि बॉडी में तेरे तो चेहरे पे मुझे थ्रेट दिख रहा है। तो जब आप जासूस बनकर जाते थे, जब आप इसमें काम में थे, तो क्या अपनी वेशभूषा और ये सब भी बदलते थे, अपनी भाषा? वो पिक्चरों में रहता है मैम। अच्छा, ये सब पिक्चरों में होता है। तो असल में क्या होता है मैम? असल में होता है, आप जिस कवर आईडी में गए हो। अच्छा, आप भी मैम डेली यहाँ कैब पर गए होंगे, बहुत बड़ी कैब जाते हो। अच्छा, आपने कैब वाले से कितना बात कर लिया आज तक? कभी नहीं, बस OTP दिया और बस हो गया, खत्म। हो सकता है उसी कैब में कोई एक एजेंट हो, फिर क्या आपने कभी बात करी है? नहीं। तो फिर खत्म हो गया ना मैम की साइड। बस इसका मतलब आप कैब चला रहे थे? नहीं, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। आपने अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क नहीं बताया मुझे, कि जो आपको लगा हो कि सबसे चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। मैम देखिए, कि एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ मैम। हमारे को किसी इंसान को सरेंडर करवाना था मैम। एक था लड़का जो किसी इंसर्जेंट ग्रुप के लिए काम करता था इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं? हाँ, किसी भी टेरिटरी के एरिया, उसको सरेंडर करवाना था। तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, दोस्त बनी मेरी वो, है ना मैम, क्योंकि मुझे उसके थ्रू उसके बॉयफ्रेंड को सरेंडर करवाना है मैम। अच्छा, है ना। इसमें दिक्कत ये थी मैम, क्या होता है, सबसे बड़ा रिस्क है कि मैं जब भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिता रहा हूँ, दोस्त है मेरी ऑनली, तो मैं उनके एरिया में हूँ, एनिमी के टेरिटरी में हूँ, उनके एरिया में हूँ। तो लगभग 20-22 दिन तक वो ऑपरेशन चला था मैम। और उस 20-22 दिन तक ये लगा लो कि जब भी मैं उसके साथ बैठा, उससे बात करी, तो सिर्फ 10% में उसी के साथ रहता था वहाँ पर। 90% मेरे को सिर्फ उसी के बॉयफ्रेंड या उसी एनिमी का खतरा दिखता था। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैं उस 22 दिन में से किसी भी क्षण, एक भी मिनट, उन लोगों को अगर ये पता चल जाए कि यार ये किस के लिए काम करता है और यह क्यों आया है, तो वो लोग मैम क्या करते हैं, आदमी की बॉडी में 18-20 भी नट बोल्ट डालते हैं मैम। तो एक लंबा ऑपरेशन था जहाँ पर एक लड़की के साथ 20-22 दिन। और मैं आपको लास्ट में ये बताऊं मैम कि उसने अपने जैसा हम लोगों ने चाहा, उसको कभी ये नहीं पता चला, लड़की को पता नहीं था, लड़की को लास्ट तक भी पता नहीं था, हाँ। कभी नहीं पता चला। लेकिन लड़की के दिमाग में हमने एक चीज डाल दिया था कि बहुत बड़े ऑपरेशन लॉन्च होने वाले हैं और बहुत जल्दी इंडियन आर्मी या यहाँ पर एक ऑपरेशन करेगी, कंबाइन ऑपरेशन दूसरी आर्मी के साथ, उस देश का नाम नहीं बताऊंगा। तो सारे एंटी एलिमेंट्स या जितने भी इंसर्जेंट मारे जाएंगे। तो लड़का और लड़की अच्छे बॉयफ्रेंड, रिलेशन उनका अच्छा था। तो लड़की ने हर बात उस तक पहुंचानी शुरू करी और डिप्रेशन में, मतलब लड़की ने ये बोला या तो मुझे छोड़ दे, और लड़का रेडी हो गया मैम, कि लड़का रेडी हो गया कि सरेंडर करने के लिए।
बस इत्तेफाक की ये बात थी मैम कि उस ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल गया था कि ये सरेंडर करने की ये तैयारी सरेंडर करने की तैयारी में है, तो उस लड़की को भी शूट आउट कर दिया मैम, है ना। उस लड़की को भी गोली मार दी उन्होंने, और उस लड़के को भी गोली मारा। तो लड़का तो नहीं मरा, लेकिन वो बेचारी इनोसेंट लड़की जिसका इस दुनिया से कोई मतलब नहीं मैम, वो मारी गई। तो आपको तो उस चीज का दुख है मैम कि जिसको कभी कुछ नहीं पता था, तो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग आए और उस लड़की को भी शूट आउट किया। वो तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई, और लड़के को भी मरा हुआ समझ के चले गए थे, तो लड़का जिंदा रहा। तो दुख हुआ क्योंकि उसको तो ये भी नहीं पता चला कि मैं मरी क्यों। मतलब एक इनोसेंट की जान एक इनोसेंट की जान चले गई। तो फिर कई बार लगता है मैम कि देश के हित के लिए व्यक्तिगत कोई भी निजी फायदा, अगर देश के हित में फायदा हो तो हमारे को इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा मैम। जो पर्सनल सैक्रिफाइसेस हैं, कई बार अपने इमोशंस को भी आपको पीछे रखना पड़ता है। अभी आपने बांग्लादेश वाले में सुना होगा मैम कि एक ऑफिसर की ऑडियो रिवील करना पड़ा मैम। हाँ, आपने बताया एक रिवील करना पड़ा ना मैम। हाँ। मुझे भी दुख है कि मैं एक ऑफिसर की ऑडियो को रिवील कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए हजारों लोग मर रहे हैं मैम। मुझे पता है कि उस ऑफिसर को ढूंढ के मार देंगे वो लोग। एग्जाम्पल के लिए ISI उसको ढूंढ लेगी, DGFI उसको ढूंढ लेगी, कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ ही लेंगे वो लोग। मुझे पता है कि एक इंसान को नुकसान होगा, लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग मरने से बचेंगे मैम। अब आपने चूंकि कहा है कि आपको जल्दी कहीं जाना है, तो बातचीत खत्म करने का समय आ रहा है, लेकिन एक बार मुंबई चलते हैं। मुंबई में क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली मुंबई कितने चक्कर लगाते हैं, और मुंबई में क्या खास काम हो रहा है, और आपकी फिल्में हम कब तक देख सकते हैं, इस बारे में दर्शकों को बताइए। 2026 में लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने कुछ एक चीज़ें लिखने की कोशिश लिखी है मैम, तो शायद नेटफ्लिक्स में कुछ एक वेब सीरीज देखने को मिल जाएंगी। कुछ एक फिल्म मेकर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये जासूसी कहानियां आप लेकर आए हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। एक जासूस कैसे काम करता है, मुझे डर लग रहा है। मैं एक जासूस के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। इन्होंने यहाँ आने से पहले मेरे बारे में भी सब कुछ पता कर लिया है। तो ये जो जितनी फिल्में आप कह रहे हैं, वो सारी जासूसी कहानियां हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए? ग्राउंड एक्सपीरियंस मैम, ग्राउंड रियलिटी। तो दुनिया में एक्चुअल होता है क्या, किस तरह से स्पाई काम करता है, एक्चुअल में क्राइम है क्या, क्राइम वर्ल्ड क्या है, कैसे ड्रग माफिया एक्चुअल में काम करते हैं, टेररिज्म क्या है, टेररिज्म की शुरुआत। तो इनको सबको मतलब एक पिक्चर के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से लोगों को देखने को मिले। कोशिश ड्रग्स माफियाओं से कभी आपकी टक्कर हुई है? कभी उनके लिए, उनको मिटाने के लिए कोई काम किया आप लोगों ने? एक्चुअली क्या, मतलब करती रहती है एजेंसियां, लेकिन वैसे आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाह रही हूँ। देखो, मैं यूथ को भी बताना चाह रहा हूँ लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से। आपको लगता है आतंकवाद, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो बहुत बड़ी एक सपोर्ट है, वो जड़ जो है वो ड्रग है। हाँ। आप जो बच्चे हैं आज के टाइम, अगर आप किसी से ड्रग्स खरीद रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आप अपना तो बुरा कर रहे हो, लेकिन आप इस दुनिया के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जब एक ड्रग्स किसी देश से निकलता है, उस ड्रग्स की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए केजी होती है। जैसे वो ड्रग्स हिंदुस्तान के अंदर घुसता है, उस ड्रग्स की कीमत हो जाती है 1 करोड़ रुपए केजी। जब वही ड्रग्स अमेरिका वगैरह में कहीं पहुंचता है, तो उसकी कीमत होती है 9 करोड़ रुपए केजी। 1 लाख रुपए केजी वाला 9 करोड़ रुपए केजी तक पहुंच रहा है, तो आप ये समझो पैसा कहाँ जा रहा होगा। उन आतंकवादियों को हथियार कहाँ से मिलते हैं, उन आतंकवादियों को फंड कहाँ से मिलता है। तो आप जो ड्रग्स खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी के हाथ में AK-47, M16, RDX, TNT पकड़ा रहे हैं मैम, तो आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, ड्रग्स को आज से ही छोड़ दो। ये बहुत अच्छी बात की आप, चूंकि जेन जी जो मतलब युवा, और खासकर बहुत सारे देश के बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी दुनिया में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और आपने जो अपील की है कि आप नशा से दूर रहें, मादक पदार्थों से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें, ये इस अपील में चाहूंगी एक बार फिर से आप दर्शकों से ये बातचीत जरूर करें कि जो लोग भी इस तरह के जो नशा करते हैं, वो इससे दूर रहें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। बस उनको लग रहा है कि मैं नशा कर रहा हूँ, भाई तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो यार, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मुझे तुमसे मतलब नहीं है। जो इंसान खुद को बर्बाद करना चाहता है, वो कल नहीं आज कर ले, लेकिन आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो, आप तो खुद तो बर्बाद हो रहे हो। क्योंकि नशे में, जिस दिन आपने पहली बार नशा किया होगा, आप यकीन करना, आप सोच लेना पुराना, उस दिन आपने क्या होगा, पहली बार चखा होगा, टेस्ट किया होगा। दुनिया में आज कहता हो कि मैं सबसे बड़ा ड्रग एडिक्ट हूं, तो जब पहली बार कोई ड्रग्स को चखता है ना मैम, वो कहता है कैसा है टेस्ट, शौक, वो शौक के तौर पर लेता है। फिर वो शौक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी आदत बनेगा, और जो फिर आदत मजबूरी। जो टेररिज्म, जो लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, वो उनको भी तो ड्रग्स दे करके उनको जो कह रहे हैं ब्रेन वॉश किया जाता है। वो भी तो इस तरह से, जो हमने भी पढ़ा है बहुत सारी चीजें, कि उसमें
इस तरह से एक स्टेप होता है, पहला स्टेप। जी मैम, उनको बिल्कुल। नशा करा करके उनको अपने कब्जे में लेना धीरे धीरे। अच्छा, आपके अंदर जो लेखक छुपा था उसको किसने पहचाना? आपके परिवार ने या बॉलीवुड ने? अरे मैम, मतलब बस मैंने कहा मैम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इंडस्ट्री में गए, कुछ एक पिक्चरें देखी, मैंने कहा ऐसा तो थोड़ा बहुत किताबें भी लिखी हैं आपने? तो मैंने कहा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो लिखने की कोशिश करी और लोगों को पसंद आया मैम। और जितने भी जिन मेकर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ या जिन प्रोडक्शन हाउसों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया उनको, तो लोगों का प्यार है, अभी देखते हैं कैसा होता है मैम। अच्छा, ये जासूसी का करियर जो लोग अपनाना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स है आपके पास? हाँ, जो भी इन फ्यूचर के अंदर जिसको लगता है कि यार मैं दुनिया देश की के लिए, देश सेवा के लिए यदि कोई स्पाई बनना चाहता है, RNAW में जाना चाहता है यदि, तो वो कैसे जा सकते हैं? देखो, अगर आप जाना चाहते हैं, आप यूपीएससी के थ्रू भी जा सकते हैं। आप यूपीएससी के थ्रू अगर आप, तो वहाँ से भी RNW के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, बाकी एक ही ऑप्शन है, आप फोर्सेस से आप डेपोटेशन जा सकते हैं। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से डेपोटेशन जा सकते हैं, किसी भी आर्मड फोर्स से। और एक और चीज़, आप दुनिया में ईमानदार बन जाओ और देशभक्त बन जाओ। अगर आप सच में ईमानदार हो और देश हित की बात करते हो, देश के बारे में सोचते हो, तो हम लोग आप तक पहुँच जाएंगे, आपको ले लेंगे मैम। क्या बात है! यदि आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और आप देश सेवा के लिए स्पाई बनना चाहते हैं लकी बिस्ट की तरह, तो लकी बिस्ट आपको ढूंढ लेंगे, आप चाहे कहीं भी रहें। आपसे बातचीत करने का इतना मन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इस बातचीत को जारी रखूं। आपको जाना है जल्दी, नहीं तो मैं तो चाहती थी कि अभी आपको चाय के एक दो चाय की कप और मंगवाऊं, फिर हम बातचीत को लंबा करें, लेकिन आपको जल्दी है तो ये पॉडकास्ट अब हमें खत्म करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लकी बिस्ट, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। आप मुंबई से आए हैं और आपने बातचीत की है, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.